फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करते हैं हमारा GDS2PA लेक्चर नंबर 8। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्लोज नंबर 161 तक कर लिया था। आज हमारा नेक्स्ट क्लोज जो हमारा 162, ये किससे रिलेटेड है? रजिस्ट्रेशन से। तो जो हमारी रजिस्ट्रेशन है उसका उद्देश्य क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मेक ट्रांसमिशन ऑफ आर्टिकल्स मोर सिक्योर। तो जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं उनका जो ट्रांसमिशन होता है उसको और अधिक सुरक्षित करने के लिए हम उसकी रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस आर्टिकल के साथ स्पेशल प्रिकॉशंस का यूज़ किया जाता है, ख़ास सावधानियां जो होती हैं वो बरती जाती हैं। बट पोस्ट ऑफिस नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस एनी इंजरी ऑफ आर्टिकल। पर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद भी जो पोस्ट ऑफिस है, अगर कोई उसमें लॉस होता है या कोई इंजरी होती है आर्टिकल में, तो उसके लिए पोस्ट ऑफिस रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। रिस्क ऑफ इंजरी टू आर्टिकल डिसमिनिश्ड बाय यूज़ ऑफ स्पेशल रजिस्ट्रेशन एनवलपीज। पर जो हमारे लॉस हैं, जो आर्टिकल्स हैं, उनका लॉस या कोई भी इंजरी होने से बचाने के लिए, इसका रिस्क कम करने के लिए स्पेशल रजिस्ट्रेशन एनवलपीज होते हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल्स विच कैन बी रजिस्टर्ड। तो कौन कौन से आर्टिकल हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? तो लेटर्स हैं, लेटर कार्ड है, पोस्ट कार्ड है, बुक एंड सैम्पल पैटर्न पैकेट है, ब्लाइंड लिटरेचर, पार्सल्स और न्यूज़पेपर्स। तो इन सभी को हम रजिस्टर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पेमेंट ऑफ पोस्टेज एंड फ़ी। तो जो हमारे रजिस्टर्ड आर्टिकल्स होंगे उनकी पेमेंट ऑफ पोस्टेज, जो उनके पोस्टेज चार्जेस हैं और या फिर जो भी फीस है उसको कैसे पे करेंगे? तो प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज, जो हमारी पोस्टेज है या कोई भी हमारी रजिस्ट्रेशन फ़ी है उसका पूरा भुगतान करना पड़ता है। इज़ कंपल्सरी इन दी केस ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स। जो हमारे रजिस्टर्ड आर्टिकल्स हैं उनके मामले में जो हमारी पोस्टेज या रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो उसका प्री पेमेंट पूरा भुगतान करना कंपलसरी है, ज़रूरी है, अनिवार्य है। नेक्स्ट हमारे पास मैनर ऑफ रजिस्टरिंग। तो जो हमारी रजिस्ट्रेशन है उसको करने का तरीका क्या है? आर्टिकल फॉर रजिस्ट्रेशन मस्ट प्रेजेंट एट द विंडो ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो जो हमारा आर्टिकल है अगर हमने उसकी रजिस्ट्रेशन करनी है तो उसे हमें विंडो ऑफ पोस्ट ऑफिस, जो हमारी पोस्ट ऑफिस की विंडो है उस पर प्रेजेंट करना पड़ेगा, वहाँ पे लेके आना पड़ेगा। बट जो हमारे सो स्मॉल आर्टिकल्स हैं या कवर्ड विद राइटिंग और सीलिंग वैक्स, तो ऐसे आर्टिकल्स जो बहुत ही छोटे हैं या फिर उन पर जो एड्रेस साइड है उन पर कुछ लिखा है या सीलिंग वैक्स का प्रयोग किया है, तो ऐसे आर्टिकल्स रजिस्ट्रेशन के लिए एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। दीज कंडीशंस नॉट अप्लाइड टू आर्टिकल्स हैज़ एन एड्रेसी लेवल टाइड टू इट। पर जो हमारी ये वाली कंडीशंस है सो स्मॉल आर्टिकल्स या जिनकी राइटिंग या सीलिंग वैक्स का प्रयोग किया है, ये किन के लिए अप्लाई नहीं होती? जिनके साथ अलग से एक एड्रेस लेवल बांधा गया हो। नोट एक्सेप्टेड आर्टिकल्स फॉर रजिस्ट्रेशन अनलेस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज लिमिटेड टू सच नंबर फिक्स्ड बाय PMG फ्रॉम इंडिविजुअल एंड फर्म्स। तो इसमें क्या है हमारा कि जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं या फर्म्स हैं उनके लिए जो आर्टिकल्स होते हैं वो तब तक एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं जब तक जो हमारे PMG ने नंबर एक फ़िक्स किया है, जब तक उस नंबर से वो आर्टिकल्स कम हो तब तक वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट है सेंडर्स रिसिप्ट। जो आर्टिकल भेजने वाला होता है उसके लिए एक रिसिप्ट जो होती है वो दी जाती है। रिसिप्ट इज़ गिवन टू द सेंडर एट पोस्ट ऑफिस विंडो ड्यूरिंग आवर्स प्रेस्क्राइब्ड फॉर पोस्टिंग रजिस्टर्ड आर्टिकल्स। तो आपको पता ही होगा, जैसे भी आप कोई रजिस्टर्ड आर्टिकल बुक करते हैं तो जो सेंडर होगा, जो भेजने वाला होता है, उसको पोस्ट ऑफिस विंडो पर एक रिसिप्ट दी जाती है जो आर्टिकल भेजा जाता है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारे पास बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स इन बल्क। तो अब जब हम कोई भी रजिस्टर्ड आर्टिकल्स थोक में बुक करते हैं, ज़्यादा भारी मात्रा में आर्टिकल्स होंगे, उनको बुक कैसे करते हैं? फॉर द कन्वीनियंस ऑफ फर्म्स एंड कंपनीज पोस्टिंग 10 रजिस्टर्ड अदर दैन इंश्योर्ड आर्टिकल्स डेली। तो बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स इन बल्क, ये सुविधा है किसके लिए? तो ये जो हमारी फर्म्स एंड कंपनीज हैं उनकी सुविधा के लिए है, जो 10 रजिस्टर्ड आर्टिकल्स डेली के पोस्ट करती हैं, अदर दैन इंश्योर्ड के अलावा 10 आर्टिकल्स डेली पोस्ट करती हैं। ये सुविधा जो हमारी बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स इन बल्क उनके लिए है। सेंडर themselves राइट आउट दी रिसिप्ट, नो एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर दिस फैसिलिटी। तो जब हम कोई भी रजिस्टर्ड आर्टिकल्स हैं, जब उन्हें बल्क में, हम उन्हें थोक में रजिस्टर करते हैं, तो जो सेंडर होगा वो रिसिप्ट के बाहर खुद ही लिखेगा और नो एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर दिस फैसिलिटी। और जो हमारी रजिस्ट्रेशन फॉर आर्टिकल्स इन बल्क, उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते हैं। और अगर कोई इंटरेस्टेड है इस चीज़ के लिए, अगर कोई सुविधा का लाभ लेना चाहता है, तो वो जो हमारा सुपरिटेंडेंट होगा वहाँ का लोकल, उससे उसे अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास स्पेशल एक्नॉलेजमेंट होती है जो हम जिसे हम AD कहते हैं।
इसके सेंडर ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल पे एक्नॉलेजमेंट फ़ी इन एडिशन टू पोस्टेज एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी। तो अगर आपने किसी वस्तु के साथ एक्नॉलेजमेंट लगानी है तो आपको उसके लिए पोस्टेज और आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी होगी, जो उसके अलावा आपको जो एक्नॉलेजमेंट चार्जेस हैं वो अलग से देने पड़ेंगे। साइंड इन इंक बाय एड्रेसी और ऑथराइज्ड एजेंट। और जब कोई भी एडी लगा हुआ आर्टिकल रिसीव होता है और जब उसे डिलीवर किया जाता है, एड्रेसी या ऑथराइज्ड एजेंट जो भी होगा उसे डिलीवर करते हैं, तो उसके ऊपर जो एड्रेसी या ऑथराइज्ड एजेंट जो भी होगा उसके साइन किए जाएंगे, उसके साइन लिए जाएंगे इंक में। इफ़ रिफ्यूज्ड टू साइन एक्नॉलेजमेंट बियर ए स्टेटमेंट फॉर दिस। और अगर एड्रेसी मना करता है साइन करने के लिए तो इसके लिए भी एक्नॉलेजमेंट में एक स्टेटमेंट होती है। नो आर्टिकल विल बी एक्सेप्टेड विच रिक्वायर एडी। और ऐसे आर्टिकल एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं जिन पर के साथ एडी लगाने की ज़रूरत होती है, अनलेस एडी ड्यूली फील्ड सिक्योरली फास्टेंड टू सच आर्टिकल्स। और तब तक नहीं उन्हें एक्सेप्ट किया जाता है जब तक वो ड्यूली जो पूरी तरह से उसे भर के आर्टिकल के साथ ना लगाया जाए। एडी फॉर पार्सल शुड नॉट अटैच टू इट बट हैंडेड ओवर विद दी पार्सल। और अगर पार्सल के साथ एडी लगानी है तो उसके साथ चिपकाने की ज़रूरत नहीं है, पर उसे जो हमारा पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे हैंड ओवर करना पड़ता है, पार्सल के साथ करेंगे उसे। रिसिप्ट ग्रांटेड टू सेंडर। जो हमारा भेजने वाला है उसे जो रिसिप्ट दी जाती है फॉर विच स्पेशल एडी फीस पेड एडी रिटर्न अक्रॉस इट। तो जो रिसिप्ट हमें सेंडर को देते हैं उसके साथ जो एडी लगी होती है, जिसकी फ़ीस लगी हो, तो उसमें रिसिप्ट में क्या लिखा होगा, एडी रिटर्न अक्रॉस इट, तो उसके अक्रॉस एडी लिखा होगा। आर्टिकल फॉर विच सेंडर रिक्वायर एडी फॉर डिलीवरी। ऐसे आर्टिकल्स जिनके लिए जो एडी है, एक्नॉलेजमेंट है, और डिलीवरी के समय जो सेंडर चाहता है कि वो लगाई जाए, तो उसमें क्या होगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द एड्रेसी। तो जिसे भेजा गया है तो जो एक्नॉलेजमेंट होगी उस पर क्या क्या होगा, नेम होगा एड्रेसी का और उसका एड्रेस होगा, सुपरस्क्रिप्शन एडी ड्यू ऑन द एड्रेस हेड। और जो हमारा लेटर भेजा गया होगा, जो भी चीज़ भेजेंगे हम, उस पर क्या लिखा होगा, एडी ड्यू ऑन एड्रेस हेड, जो एड्रेस हेड होती है वहाँ पे लिखेंगे। इन केस ऑफ लेटर, जब हम पत्र भेजते हैं, नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर रिटन एट बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द एड्रेस हेड और बैक ऑफ द कवर। तो जब हम कोई भी लेटर भेजते हैं तो वो जो नाम है और पता है सेंडर का, वो कहाँ पे लिखेंगे एक्नॉलेजमेंट में, एट बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर, जो हमारा बायां हाथ है उसके निचले कोने पर लिखेंगे। क्योंकि जब वो वापस आएगी एक्नॉलेजमेंट तो उसमें जो एड्रेसी होगा वो सेंडर हो जाएगा और जो सेंडर होगा वो एड्रेसी की तरह होगा। इन केस ऑफ पोस्ट कार्ड, नेम एंड एड्रेस ऑफ सेंडर रिटन एट बॉटम लेफ्ट हैंड ऑफ द एड्रेस हेड। और जब पोस्ट कार्ड भेजेंगे तो जो हमारा नेम एंड एड्रेस होगा, जो सेंडर होगा, उसका कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट हैंड कॉर्नर में। तो सेम ही है दोनों सिचुएशंस में, जो सेंडर का एड्रेस होगा वो लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आएगा, क्योंकि जब एडी वहाँ से वापस आएगी तो जो हमारा सेंडर होगा वो एड्रेसी की तरह होगा, क्योंकि जो एडी है वो उसके लिए आ रही होगी। नेक्स्ट हमारे पास अटेस्टेड कॉपीज ऑफ रिसिप्ट्स। Sender of registered article obtain an attested copy of original receipt signed by addressee on payment of prescribed special fees। तो अगर मान लो आपने कोई भी लेटर भेजा, आपको अब प्रूफ चाहिए कि वो हाँ जो लेटर है वो एड्रेसी को डिलीवर हो गया है, तो आप इसके लिए उसकी जो साइन की हुई रिसिप्ट है, जब वो पोस्ट ऑफिस में डिलीवरी लेगा तो वो एक साइन करेगा एड्रेसी जो होगा, तो आपको वो जो रिसिप्ट है वो चाहिए। तो आपको इसके लिए स्पेशल प्रेस्क्राइब फ़ी, जो भी निर्धारित स्पेशल फ़ीस होगी उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। और जो इसके लिए एप्लीकेशन है वो उस डिलीवरी के 6 महीने के पहले पहले देनी होगी। 6 महीने के बाद आप नहीं प्राप्त कर सकते वो रिसिप्ट। एप्लीकेशन फॉर इट विद इन 6 months ऑफ द डेट ऑफ एड्रेसी साइन द ओरिजिनल रिसिप्ट। तो 6 महीने से पहले जब जो ओरिजिनल रिसिप्ट है जो एड्रेसी ने साइन किया उसके साइन करने से 6 महीने पहले आपको वो एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास इंश्योरेंस, बीमा। तो जैसे हम आदमी का बीमा करवाते हैं वैसे ही हम आर्टिकल्स का बीमा भी करवा सकते हैं। तो आर्टिकल्स विच कैन बी इंश्योर्ड, तो कौन कौन से आर्टिकल हैं जिनका बीमा करवा सकते हैं, रजिस्टर्ड आर्टिकल्स, वैल्यूपेबल आर्टिकल्स, रजिस्टर्ड पार्सल एंड वैल्यूपेबल रजिस्टर्ड पार्सल। तो इन सभी चीज़ों का हम बीमा करवा सकते हैं, इंश्योरेंस करवा सकते हैं। इंश्योर्ड इन बीओ, तो हमने अगर बीओ में इंश्योरेंस करवानी है तो हम कितने रुपए तक करवा सकते हैं, तो 600 रुपये तक करवा सकते हैं। इन अदर 20,000। और अगर किसी एसओ या एचओ में करवानी है तो ये लिमिट 20,000 रुपीज़ है। पर जो हमारे पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में उसमें कितनी थी,
10,000, बट अब न्यू है वो 20,000 है। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल्स कंटेनिंग गोल्ड कॉइन, बुलियन, करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स, प्रीशियस स्टोन्स। ऐसे आर्टिकल्स जिनमें कोई भी गोल्ड कॉइन, बुलियन, करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स या कोई भी कीमती पत्थर, प्रीशियस स्टोन्स हो तो उन्हें इंश्योर्ड करवाना चाहिए। इंश्योरेंस कवर्स ऑल द रिस्क इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाई पोस्ट। तो जब भी हम कोई भी आर्टिकल भेजते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं उसका आर्टिकल का, तो उसकी अगर हमने इंश्योरेंस करवा रखी होगी तो उससे क्या होगा कि जो उसका ख़तरा है कि वो ख़राब हो जाए या कहीं चोरी हो जाए या कुछ भी हो जाए तो उस चीज़ को वो कवर कर देती है इंश्योरेंस। नेक्स्ट हमारे पास ऑफिस बिच कैन इंश्योर। तो कौन कौन से पोस्ट ऑफिस है जो इंश्योरेंस कर सकते हैं? ऑल पोस्ट ऑफिस, एक्सेप्शन ऑफ दीज दोज मार्क्ड BCL। तो पोस्ट ऑफिस हमारी जो गाइड है उसमें पार्ट 3 में दिए हुए हैं पोस्ट ऑफिस की लिस्ट, उनमें कुछ BCL से मार्क किए होंगे वो इंश्योर नहीं कर सकते हैं, बाकी से भी इंश्योर कर सकते हैं। रजिस्टर्ड आर्टिकल्स टू एंड फ्रॉम आर्मी पोस्ट ऑफिस। ऐसे आर्टिकल्स जो रजिस्टर्ड आर्टिकल्स जो हमने आर्मी पोस्ट ऑफिस के लिए भेजी हैं या आर्मी पोस्ट ऑफिस से भेजे गए हों किसी के लिए, तो उनकी इंश्योरेंस 500 रुपये तक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्री पेमेंट कंपलसरी, पूरा भुगतान अनिवार्य। चार्जेस ऑन इंश्योर्ड आर्टिकल्स मेनली पोस्टेज, रजिस्ट्रेशन एंड इंश्योरेंस फीस इज़ कंपलसरी। तो अगर कोई भी हमारे पास जो भी हमने अगर किसी चीज़ की इंश्योरेंस करवानी है तो उसके लिए जो प्री पेमेंट, जो पूरा भुगतान है वो अनिवार्य है। जो हमारी पोस्टेज है, रजिस्ट्रेशन है या इंश्योरेंस फी है, उसका जो पूरा भुगतान है वो कंपलसरी है, वो अनिवार्य है। Postage stamps affixed to an insured article must be placed apart from one another so that they cannot conceal injury to the cover of the letter of parcel। तो इसमें क्या है हमारे पास कि जो हम उस पर जो भी हमारा इंश्योरेंस के लिए लेटर होगा, रजिस्टर्ड लेटर होगा, तो उस पर जो भी पोस्टेज स्टैम्प्स चिपकाएंगे वो अलग से चिपकानी चाहिए ताकि वो जो भी कवर होगा रजिस्टर्ड लेटर का या पार्सल का उसको ख़राब ना करें, उसको हानि ना पहुंचाए। नेक्स्ट हमारे पास पैकिंग। एवरी लेटर टेंडर्ड फॉर इंश्योरेंस एनक्लोज इन स्ट्रॉन्ग कवर। तो वो तो हम स्ट्रॉन्ग कवर यूज़ करेंगे ही क्योंकि उसमें कोई भी कीमती चीज़ होगी तो ऐसी स्थिति में स्ट्रॉन्ग कवर यूज़ करना तो बहुत ज़रूरी है। which securely fastened and sealed with identical seal in fine bags। तो इसमें क्या है पहले तो उसे स्ट्रॉन्ग कवर में हम बंद करेंगे, उसके बाद उसे अच्छे से बांध देंगे और जो हमारी उसे सील लगाएंगे, किसके साथ सील लगाएंगे, उसे करेंगे आइडेंटिकल सील इन फाइन बैग्स। तो उसको आइडेंटिकल सील से हम सील करेंगे इन सफिशेंट नंबर्स। और ये नहीं कि सिर्फ एक ही सील लगाएंगे, उसको ज़्यादा नंबर्स में सील लगाएंगे, ज़्यादा मात्रा में उसको सील लगाएंगे ताकि वो उसे कोई खोल ना सके या फिर चोरी ना कर सके। सो दैट इट कैन नॉट बी ओपन विदाउट आइदर ब्रेकिंग द सील। ताकि जो हमने सील लगाई है उसे तोड़े बगैर उस आर्टिकल को खोला ना जा सके। नो लेवल ऑफ एनी काइंड शुड बी अफिक्स्ड बाई सेंडर और बट कट आउट लेवल मैक्सिमम साइज़। तो कुछ साइज़ दिया है कि जो हमारा इंश्योरेंस के लिए कोई भी रजिस्टर्ड लेटर आया होगा तो उस पर कोई भी किसी किस्म का लेवल नहीं लगा सकते हैं, बट एक कट आउट लेवल लगा सकते हैं जिसका मैक्सिमम साइज़ ये दिया हुआ है, इसका इस साइज़ का लेवल लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। फ्रैंक इम्प्रेशन एज पोस्टेज स्टैम्प्स ऑन एन इंश्योर्ड आर्टिकल्स में बी एक्सेप्टेड। तो जो भी हमारी पोस्टेज स्टैम्प्स हैं उनके लिए अगर कोई फ्रैंकिंग इम्प्रेशंस लगाई गई हैं, फ्रैंक की शाप लगाई गई हैं, तो उसे भी पोस्टेज स्टैम्प के रूप में एक्सेप्ट कर लिया जाएगा जो हमारे इंश्योर्ड आर्टिकल्स हैं उनके केस में। एनवल्प विद ब्लैक और कलर्ड बॉर्डर और ए ट्रांसपेरेंट पैनल मस्ट नॉट बी यूज्ड। तो जब भी हम किसी लेटर की इंश्योरेंस करते हैं तो उसके लिए जो कवर यूज़ करते हैं उसका जो बॉर्डर है वो कलर्ड नहीं होना चाहिए और ना ही ट्रांसपेरेंट पैनल, जो पारदर्शी पैनल है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ट्रांसपेरेंट पैनल का यूज़ करेंगे तो उसके अंदर की वस्तुएं साफ बाहर दिखाई देंगी। तो ऐसी स्थिति में उसको अच्छे से पैक करने या सील करने का क्या फ़ायदा होगा, तो उसकी तो कोई भी चोरी करेगा फिर। तो इसलिए उसे ट्रांसपेरेंट पैनल में यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके लिए जो हम कवर यूज़ करेंगे वो बिल्कुल भी उसमें कोई भी ट्रांसपेरेंट पैनल नहीं होना चाहिए और ना ही कलर्ड बॉर्डर होना चाहिए। सील मस्ट बी प्लेस्ड ओवर ईच फ्लैप और सीम ऑफ दी कवर। और जो हमारे जो भी कवर होंगे उसकी प्रत्येक फ्लैप पर हमें वैक्स लगानी चाहिए, प्रत्येक वैक्स उसको सील करना चाहिए। एज एन एडिशनल प्रिकॉशन ए थ्रेड शुड बी पास्ड थ्रू द कवर एंड इट्स कंटेंट्स एंड tied the knot and placed under central seal।
तो एक एडिशनल प्रिकॉशन हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एक्स्ट्रा सावधानी जो हम कर सकते हैं, तो इसमें हम एक धागे से जो भी हमारा पार्सल हो या कोई भी लेटर होगा उसे हम बांधेंगे, और जो हमारी उसको बांधने के बाद जो उसकी गांठ होगी वो कहाँ पे होगी, सेंट्रल सील होगी जो उसके अंदर होनी चाहिए। The seals on ordinary envelopes and embossed registration envelopes should be placed as follow. Every parcel tendered for insurance packed carefully sealed with wax or lead bearing a private mark. तो जब भी हम कभी भी कोई भी पार्सल जो जिसकी इंश्योरेंस करनी है उसको अगर बांधते हैं तो उसे ध्यानपूर्वक पैक करना चाहिए और उसे सील करना चाहिए, जो हमारी बैग्स है मोम के साथ उसे सील करना चाहिए। सील मस्ट बी प्लेस्ड एट एंड्स, और जो हमारे बॉक्स के कोने होंगे वहाँ पे जो सील होगी उसको लगाएंगे। पार्सल कंटेनिंग गोल्ड सिल्वर बुलियंस और कॉइन्स मस्ट बी पैक्ड इन स्ट्रॉन्ग केस और वुड और मेटल विद एन आउटर कवरिंग ऑफ क्लॉथ और थिक पेपर। तो इसमें क्या है कि जब भी हम पार्सल कोई भी ऐसा पार्सल पैक कर रहे हैं जिसकी हमने इंश्योरेंस करनी है, तो मान लो उसमें अगर कोई गोल्ड सिल्वर बुलियन और कॉइन्स है, तो ऐसी स्थिति में उसे स्ट्रॉन्ग लकड़ी या मेटल के बॉक्स में बंद करना चाहिए और उसके बाहर एक स्ट्रॉन्ग पेपर का कवर यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास ऑल सील्स अफिक्स्ड टू एन इंश्योर्ड आर्टिकल मस्ट बी सेम काइंड ऑफ वैक्स। तो हमने अगर कोई भी सील लगानी है, अगर हम जब भी कोई सील लगाएंगे इंश्योर्ड आर्टिकल को, तो सेम काइंड ऑफ वैक्स मतलब सेम एक ही प्रकार के मोम की होनी चाहिए, एंड मस्ट बियर डिस्टिंक्ट इम्प्रेशन ऑफ सेम प्राइवेट डिवाइस, और उस पर जो छाप होगी एक ही प्राइवेट डिवाइस की होगी बट अलग अलग होगी। नेक्स्ट हमारे पास साइज एंड अदर कंडीशंस। आर्टिकल इज सो स्मॉल कवर्ड विद राइटिंग और सीलिंग बैग्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड एट एनी पोस्ट ऑफिस। तो अगर जिस आर्टिकल की इंश्योरेंस करवानी है बहुत बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, और ना ही उसे राइटिंग या सीलिंग बैग्स जो एड्रेस साइड होगी ना ही उसके एड्रेस साइड पे राइटिंग या कुछ लिखा होना चाहिए, ना ही सीलिंग बैग्स का प्रयोग किया होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसे कोई भी पोस्ट ऑफिस इंश्योरेंस के लिए एक्सेप्ट नहीं करेगा। दिस रूल नॉट अप्लाई टू आर्टिकल विच हैज़ एन एड्रेस लेबल टाइड टू इट। और ये कंडीशन जो है ऐसे आर्टिकल्स पर अप्लाई नहीं होती जिनमें एक अलग से एड्रेस लेबल लगाया गया हो। नेक्स्ट हमारे पास मैनर ऑफ इंश्योरिंग। तो जो हमारी इंश्योरेंस है उसको करने का क्या तरीका है, मस्ट प्रेजेंट एट द विंडो ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो जिस आर्टिकल की इंश्योरेंस करनी है उसे हम पोस्ट ऑफिस की विंडो पर ही प्रेजेंट करेंगे। क्लियरली रिटन इन फिगर्स बर्ड्स विदाउट करेक्शन ऑन द टॉप ऑफ द एड्रेस साइड ऑफ द कवर। तो जो हमारा आर्टिकल होगा उसमें लिखा होगा, साफ साफ लिखा होगा कि इंश्योर्ड आर्टिकल है और क्या वैल्यू है उसकी, जो भी है सब चीज़ें लिखी होंगी। नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंटर आल्सो रिटन ऑन दी कवर एट लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर और ऑन अ सेपरेट स्लिप ऑफ पेपर। और जो एड्रेस ही होगा, जो नेम है और एड्रेस है, जो नाम और पता है सेंटर का भेजने वाले का, वो लिखा होना चाहिए लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर, जो हमारा बायां हाथ है उसके निचले कोने पर लिखा होना चाहिए, या फिर उसके लिए एक अलग स्लिप या पेपर का यूज़ कर सकते हैं। फेलियर टू कंप्ले विद कंडीशंस। तो अगर हमने जो भी कंडीशंस पीछे पड़ी, अगर उनमें से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं होती तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आर्टिकल नॉट प्रॉपरली पैक्ड, नॉट फुली प्रिपेयर्ड और which do not comply with the conditions prescribed in clause 176, 177, 178 will not be insured। तो ऐसे आर्टिकल्स जो पूरी तरह से फुली प्रिपेयर्ड ना हो, पूरा भुगतान ना किया गया हो जिनका, या फिर अच्छे से पैक ना किए गए हों, या फिर जो हमने कंडीशंस पढ़ी 176, 177, 178 क्लोज में, अगर उन सभी कंडीशंस को वो पूरा नहीं करते हैं, ठीक है, उन सभी कंडीशन से वो मैच नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में इंश्योरेंस नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास रिसिप्ट गिवन टू सेंडर। तो जब भी कोई सेंडर है जो किसी आर्टिकल की इंश्योरेंस करता है तो उसे एक रिसिप्ट दी जाती है। रिसिप्ट विल बी गिवन टू द सेंडर एट द विंडो ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो विंडो ऑफ पोस्ट ऑफिस पर जो सेंडर होगा उसको एक रिसिप्ट दी जाएगी ड्यूरिंग प्रेस्क्राइब्ड आवर्स फॉर पोस्टिंग इंश्योर्ड आर्टिकल्स। जब भी निर्धारित समय होगा, जो भी इंश्योर्ड आर्टिकल्स हैं उनकी पोस्टिंग के लिए जो भी निर्धारित समय होगा उसके बीच में जो सेंडर होगा उसको एक रिसिप्ट दी जाएगी। Any error, mistake should be pointed out at once by the
sender, otherwise the post office will not be liable for any damage or compensation। तो अगर कोई भी गलती है, मिस्टेक है या एरर है, कुछ भी है, तो जो एड्रेस ही होगा वो उस पोस्ट ऑफिस वालों को तभी बताएगा, वरना फिर जब उसका ट्रांसमिशन हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में अगर ट्रांसमिशन के दौरान कोई भी डैमेज होती है या कुछ भी हानि होती है तो उसके लिए वो कंपनसेशन नहीं देगा, तो उसके लिए उसका पोस्ट ऑफिस का कोई दायित्व नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास स्पेशल एक्नोलेजमेंट। द सेंडर ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल इज एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन एन एक्नोलेजमेंट ऑफ इट्स डिलीवरी फ्री ऑफ चार्ज। तो जब भी कोई भी आर्टिकल, इंश्योर्ड आर्टिकल जो है हमारे एड्रेसी को जो भी जिसके पते पर भेजा गया उसको डिलीवर किया जाता है, तो वो वापस वहाँ से एक जो आर्टिकल है उसके साथ जो लगी हुई एक्नोलेजमेंट है उसको साइन करके वहाँ से भेजेगा, और ये फ्री ऑफ चार्ज होती है एक्नोलेजमेंट। साइंड बाई एड्रेसी और हिज ऑथराइज्ड एजेंट, तो जो एड्रेसी है वो उस पर साइन करेगा या फिर ऑथराइज्ड एजेंट जो भी होगा वो उसको साइन करेगा, और वहाँ से उसको उस पोस्ट ऑफिस से दोबारा जो सेंडर होगा उसको भेज दी जाएगी। सेंडर में हिमसेल्फ फिल अप फॉर्म ऑफ एडी, जो हमारा सेंडर है जो भेजने वाला है वो खुद भी एक्नोलेजमेंट का फॉर्म भर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो इसमें पोस्ट ऑफिस की जिम्मेदारी की क्या जिम्मेदारी है? कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग दैन इंश्योर्ड अमाउंट। तो पहली तो बात की जो कंपनसेशन है, जो नुकसान की भरपाई है, और जो हमारा इंश्योर्ड अमाउंट है, जितने का हमने आर्टिकल का इंश्योरेंस करवाई है, तो जो हमारी कंपनसेशन है वो इस अमाउंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जो इंश्योर्ड अमाउंट है। द सेंडर फर्निश फुल पार्टिकुलर्स ऑफ द कंटेंट्स ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स एंड देयर वैल्यूज़। और जो हमारा सेंडर होगा, भेजने वाला होगा, वो जो भी उसमें कंटेंट्स होंगे या जो भी उनकी वैल्यू होगी वो पूरी तरह से पोस्ट ऑफिस को बताएगा। बोथ ए एंड बी कंडीशंस अप्लाई इन बोथ केसेस, लॉस और डैमेज आर्टिकल और कंटेंट्स। और जो हमने ए और बी में पढ़ा कि जो भी हमारी कंपनसेशन है वो हमारी इंश्योर्ड अमाउंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो भी सेंडर है वो जो भी उसमें कंटेंट से भेज रहा है या जो भी उस पर जो भी उनकी वैल्यू है वो बताएगा। तो ये लॉस और डैमेज होने की कंडीशन में ये दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी। नो कंपनसेशन विल बी पेएबल। तो किन स्थितियों में कंपनसेशन नहीं मिलेगी, कौन कौन सी कंडीशंस है? वेयर देयर हैज़ बीन मिस डिलीवरी बिकॉज ऑफ इनकरेक्शन और इनकम्प्लीट एड्रेस रिटन बाई सेंडर। तो अगर तो जो हमारा सेंडर है, भेजने वाला है, उसने इनकम्प्लीट एड्रेस लिखा है, आधा अधूरा पता लिखा है या फिर गलत पता लिख दिया है और उसकी मिस डिलीवरी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में पोस्ट ऑफिस की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी उस चीज़ के लिए। फ्रॉड ऑन दी पार्ट ऑफ द सेंडर ऑफ दी एड्रेस और दी एड्रेसी। और अगर कोई भी उनमें से फ्रॉड है, सेंडर है या एड्रेसी है, दोनों की तरफ से कोई भी फ्रॉड पाया जाता है, कोई भी ऐसी चीज़ पाई जाती है कि जो फ्रॉड हो, तो ऐसी स्थिति में भी पोस्ट ऑफिस कोई कंपनसेशन नहीं देगा। वेयर सेंडर हैज़ नॉट गिवन इंटीमेशन ऑफ लॉस विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ पोस्टिंग। और ऐसी स्थिति में जहाँ की भेजने वाला है जो, ठीक है, वो 3 महीने के अंदर ऐसी चीज़ के बारे में नहीं बताता, लॉस ऑफ इंटीमेशन, जो उसका नुकसान हुआ है उसकी कोई भी जानकारी नहीं देता है 3 महीने के अंदर, जब वो पोस्ट की गई है उसके 3 महीने के अंदर, तो ऐसी स्थिति में भी कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगी। वेयर लॉस और डैमेज ड्यू टू इम्प्रॉपर और इनसिक्योर पैकिंग। और ऐसी स्थिति में कि जो हमारा सेंडर है उसने जो इम्प्रॉपर मतलब ढंग से पैकिंग नहीं की है या सुरक्षित पैकिंग नहीं की है, तो ऐसी स्थिति में भी उसे कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगी। नो विजिबल डैमेज टू दी कवर और सील्स। और अगर कोई भी कवर को डैमेज कोई भी दिख नहीं रहा है कि कोई उसको नुकसान पहुंचा है या कोई भी सील टूटी है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी सामने नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। कि एड्रेस ही बोले कि हाँ इसमें से ये कंटेंट गायब है या कोई ये सामग्री गायब है, बट जो कवर है और जो सील है वो दिख ही नहीं रही है कि हाँ इसको इसके साथ कोई छेड़खानी हुई, तो ऐसी स्थिति में भी कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। When insured article contain government currency notes, bank notes, gold coin or bullions or any combination of these and has not been insured for the actual value of the content। तो क्या है कि अगर जो हमारा इंश्योर्ड आर्टिकल है उसमें अगर हमारे पास कोई भी गवर्नमेंट करेंसी नोट्स है, बैंक नोट्स हैं या सोने के सिक्के वगैरह हैं या बुलियंस या इन सभी का मिक्स कुछ भी है, और जो हमारा सेंडर है उसने इन सभी की वैल्यू के बराबर का इंश्योरेंस नहीं करवाई है, तो ऐसी स्थिति में भी उसको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगी। इन केस ऑफ लॉस और ऑफ हार्म्स ऑफ करेंसी नोट्स, इन केस ऑफ डैमेज बिकॉज नेचर ऑफ द आर्टिकल इंश्योर्ड आर्टिकल कंटेन एनीथिंग प्रोहिबिटेड आर्टिकल।
तो ऐसे आर्टिकल जिनका नेचर ही ऐसा हो कि उनकी नेचर की वजह से ही कोई डैमेज हो जाए, नुकसान हो जाए, तो ऐसी स्थिति में भी कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगी। और ऐसे आर्टिकल जिनमें प्रोहिबिटेड निषेध वस्तु हों, उनके लिए भी कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट हमारे पास कंपनसेशन। तो अगर कंपनसेशन चाहिए तो इसके लिए क्या क्या करना होगा और क्या क्या कंडीशंस होंगी। पेएबल 1 मंथ आफ्टर द डेट ऑफ विच इंटीमेशन ऑफ लॉस इज गिवन। तो कंपनसेशन कब मिलती है कि जब भी हमने कोई इंटीमेशन दे दी, जो भी हमारा नुकसान हुआ है या जो भी लॉस हुआ है, उसकी इंटीमेशन, उसकी सूचना देने के 1 महीने के अंदर अंदर आपको कंपनसेशन मिल जाएगा। इफ़ आफ्टर कंपनसेशन लॉस्ट आर्टिकल और पोर्शन ऑफ इट्स कंटेंट्स देन। तो अगर जो आपको कंपनसेशन मिल गई, ठीक है, उसके बाद अगर आर्टिकल अब मिल जाता है पोस्ट ऑफिस में कहीं भी वो मिल जाता है या उसका कोई भी सामान मिलता है, तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ रिकवर्ड कंटेंट्स प्लस अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेड। तो जो भी मान लो कि अगर आपको जो आर्टिकल भेजा उसके पूरा नहीं मिला, उसके कंटेंट से मिले, उसके अंदर की थोड़ी सी सामग्री मिली है, तो जितना भी उसके जो भी उसका कंटेंट मिला है, जो भी सामग्री मिली है, उसकी वैल्यू प्लस जो आपको कंपनसेशन मिली है इज़ नॉट इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट ऑफ लॉस। तो जो आपका नुकसान हुआ है इन दोनों के जोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। जो आपकी वैल्यू ऑफ रिकवर्ड कंटेंट्स प्लस अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेड, तो इनसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द रिकवर्ड कंटेंट्स रीस्टोर्ड टू द सेंडर। तो ऐसी स्थिति में जो आपको जो कुछ भी सामान मिलेगा वो सेंडर को दे दिया जाएगा। वैल्यू ऑफ रिकवर्ड कंटेंट्स प्लस अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेड इज एक्सेस दैन अमाउंट ऑफ लॉस। तो अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि जो आपका रिकवर्ड कंटेंट है, जो भी आपको सामग्री मिली है, उसकी वैल्यू प्लस जो भी कंपनसेशन आपको मिली है, इन दोनों की कुल जो मिला के वैल्यू बनती है वो ज़्यादा हो जाए, जो आपको कंपनसेशन मिली है वो ज़्यादा हो और इनकी वैल्यू कम हो, तो आपको जो आर्टिकल्स होंगे तो सेंडर जो भी होगा वो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आपको मिला होगा, सेंडर को मिला होगा, वो उसे वापस करना पड़ेगा। और हेड ऑफ सर्कल रिटेन और डिस्पोज रिकवर्ड कंटेंट्स एंड रिस्टोर द रेस्ट। और अगर वो नहीं देता है, अगर वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट उसे मिली है, एक्सेस अमाउंट मिली है, वो नहीं देता वापस, तो हेड ऑफ सर्कल ऐसी स्थिति में आर्टिकल है उनको डिस्पोज भी कर सकता है और रिस्टोर भी कर सकता है। केस इन विच इंश्योरेंस इज़ कंपल्सरी। तो ऐसे केसेस कौन कौन से जिसमें इंश्योरेंस अनिवार्य है, तो जैसे कोइंस, बुलियंस, प्लेटिनम, प्रीशियस स्टोन्स, ज्वेलरी, गोल्ड, गवर्नमेंट करेंसी नोट्स, बल्क नोट, बैंक नोट्स, आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड और सिल्वर सेंट बाई ओनली इंश्योर्ड लेटर एंड इंश्योर्ड पार्सल। तो ऐसे आर्टिकल्स जिनमें सिक्के हों, बुलियंस हों, प्लेटिनम, प्रीशियस स्टोन्स, कीमती पत्थर या गहने वगैरह करेंसी हो, या फिर बैंक नोट्स हों, या सोने या चांदी की कोई भी वस्तु हो, तो उन्हें केवल इंश्योर्ड लेटर या इंश्योर्ड पार्सल से ही भेज सकते हैं। तो ऐसे उनके लिए इंश्योरेंस जो है कंपलसरी है। लेटर्स और पार्सल्स प्रेजेंटेड एट पोस्ट ऑफिस विंडो contain objects of value not accepted for transmission by post. If unregistered article containing such objects of value, they can intercepted and returned to sender or forward to destination and delivered to addresses subject to payment of fees to ₹2। तो इसमें क्या है कि अगर ऐसी कोई भी चीज़ें हैं जो हमारी हमने पढ़ी अभी, कॉइन्स वगैरह कुछ भी भेजते हैं, तो अगर उसे अनरजिस्टर्ड आर्टिकल में डाल के भेज देते हैं तो उन्हें पोस्ट ऑफिस में इंटरसेप्ट किया जा सकता है, रोका भी जा सकता है और उन्हें उसे सेंडर को वापस भी किया जा सकता है। बट अगर उसको अगर उसको उसका जो डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस होगा, जो उसका गंतव्य कार्यालय होगा, उसको भेज दिया जाता है, तो एड्रेसी को जब वो डिलीवर किया जाएगा तो उसके लिए ₹2 की फ़ीस उसे देनी पड़ेगी। पेमेंट ऑफ दिस फी विल नॉट बी इम्पोज्ड एनी लाइबिलिटी ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये हमारे पास जो भी उसकी ₹2 की फ़ीस होगी, ये कोई भी उसे लाइबिलिटी नहीं दी जाएगी। फी ऑफ ₹2 imposed under this rule recovered from sender if addressee refuses कैन नॉट फाउंड। तो ऐसी स्थिति में मान लो कि जो हमने अनरजिस्टर्ड पार्सल या लेटर में कोइंस या बुलियंस, प्रीशियस स्टोन्स कुछ भी भेज दिया है, तो उसके लिए जब डिलीवरी होगी तो एड्रेसी ₹2 की उस पर ऊपर फीस देगा। बट अगर एड्रेसी है वो मना कर देता है या एड्रेसी नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में वो वाली फ़ीस जो हमारी सेंडर देगा। आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड और सिल्वर, आर्टिकल मेड होली और पार्शली ऑफ गोल्ड और सिल्वर बट कैन नॉट कंटेन कोइंस एंड इलेक्ट्रो और अदर प्लेटेड गुड्स। तो इसमें जो हमारे पास गोल्ड और सिल्वर हमने पीछे पढ़ा कि जो जिन्हें सिर्फ इंश्योर्ड करवा के इंलैंड पोस्ट से भेज सकते हैं, तो उसमें क्या क्या आता है,
आर्टिकल्स मेड होली और पार्शली, ऐसे आर्टिकल्स जो पूरी तरह या मुख्य रूप से या फिर कुछ एक उनका अंश जो है वो गोल्ड या सिल्वर का हो, बट जो कोइंस है या इलेक्ट्रो दूसरी तरह का सामान कुछ भी है इसके अंदर नहीं आता है। कोइंस में क्या क्या आता है, डज नॉट इंक्लूड आउट काउंटरफीट कोइंस परमिटेड रिमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ इशू डिपार्टमेंट अंडर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ऐसे कोइंस जो आउट कट आउट काउंटरफीट कोइंस हो, जो जिन्हें जो हमारा करेंसी डिपार्टमेंट है उसने रिमिट कर दिया हो। करेंसी नोट्स डज नॉट इंक्लूड डिफेस्ड नोट्स, तो ख़राब नोट नहीं होने चाहिए करेंसी नोट्स में। ज्वेलरी बाचीज द केसेस विच आर एंटायरली और मेनली कंपोज्ड ऑफ गोल्ड सिल्वर और प्लेटिनम। तो ज्वेलरी में हमारे पास क्या क्या आ सकता है, तो बातचीत जो घड़ियां हैं जिनके खोल जो होते हैं, केसेस होते हैं खोल पूरी तरह से या आंशिक रूप से जो हमारे गोल्ड सिल्वर या प्लेटिनम के बने हों, वो वैल्यूएबल आर्टिकल्स ऑन विच अमाउंट स्पेसिफाइड फॉर रिकवरी एक्सीड्स 100 रुपीज़। तो ऐसे कोई भी आर्टिकल वैल्यूएबल आर्टिकल्स जिनकी जो रिकवरी है वो 100 रुपये से अधिक है, जिन जो उनकी जो एड्रेसी से अमाउंट प्राप्त करना है वो 100 रुपये से अधिक, तो ऐसी स्थिति में इनकी इंश्योरेंस करवानी ज़रूरी है। डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गोल्ड और बुलियन ऑफ गोल्ड और आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड, आर्टिकल्स कंटेनिंग गोल्ड कॉइन बुलियंस गोल्ड। डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गोल्ड और बुलियन ऑफ गोल्ड or articles of gold, articles containing gold coin bullion gold ornaments articles of gold government currency notes and bank notes should declare on the article the value of contents at the time of dispatch। तो जो हमारे इंश्योर्ड लेटर हैं, इंश्योर्ड जिनकी इंश्योरेंस करनी है, उनमें अगर कोई गोल्ड कोइन बुलियन से गोल्ड से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें हैं तो उनकी वैल्यू जो है हमारी वो डिक्लेयर करनी चाहिए जब उन्हें डिस्पैच किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा लेक्चर नंबर 8 क्लोज नंबर 162 से क्लोज नंबर 185। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट देखेंगे क्लोज नंबर 186 से शुरू करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।